बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ख़बरें बहुत सारी हैं, अहम भी हैं, तशवीशनाक भी हैं, गमज़दा करने वाली भी हैं, अफसरदा करने वाली भी हैं और सोच विचार करने वाली भी हैं। मुल्क के हालात, दुनिया के हालात हम सब के सामने हैं। अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो कौन सी ऐसी जगह है जो इसमें इसराइल ने बम नहीं गिराया। स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल, मस्जिद, चर्च, पनागाहें, हर जगह, लेकिन किसी को भी नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ। वो सारे लोग जो इंसानियत, वो सारे मुल्क जहाँ पे कुत्ता मर जाता है तो वो सारे जुलूस निकलते हैं। आज वो सारे मुल्क, वो सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं और यही हाल अरब ममालिक का भी है, यही हाल पाकिस्तान का भी है। अगर अभी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर अरब ममालिक के हालात की बात कर लें तो यमन ने रॉकेट्स फायर करने थे। अब आपको भी अंदाज़ा होगा कि स्पेसेस होती हैं मुल्कों की, तो जो रॉकेट फायर होना था उसमें सऊदी अरब की, टर्की की स्पेसेस यूज़ होनी थी। फायर करने से कुछ दिन पहले यमन की अथॉरिटी ने सऊदी अरब और टर्की से मांगी थी इजाज़त कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम फायर कर सकें, लेकिन शायद उन्होंने इनकार कर दिया था। और आज जब उन्होंने रॉकेट फायर किए तो वहाँ की उनकी फ़ज़ाओं से रोक दिए गए। या फिर उनकी तरफ से तरदीद भी आई इन ममालिक की तरफ से कि नहीं जी ये ऑटो सिस्टम होता है और सारा, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो उनकी तरफ से इनकार हो गया था। अगर हम उनके ये स्टेप को देखें तो लगता यही है कि ये लोग अब खुलकर इसराइल के साथ ही खड़े हैं। जैसे कि मैं हमेशा से अपने पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि अनऑफिशियली ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं इसराइल को, क्योंकि इनकी आमदोरफ्त हो रही है, इनके बिजनेस डेवलपमेंट्स हो रही हैं और खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। मतलब ये नहीं कि छुप छुपा कर हो रही थी ये सारी, और जो ऑन बोर्ड था सारा कुछ के कुछ दिनों में अगर तो ये जंग ना छिड़ती तो अब तक शायद कहीं ना कहीं से आपको एक्सेप्टेंस की अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रही होती। अब यही अरब ममालिक का पाकिस्तान में भी प्रेशर है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग सुनते हो और पिछले व्लॉग सुनते हो, शायद अब सब बोल रहे हैं लोग, लेकिन मैं अपने पिछले कई व्लॉग में मैं 1 महीना पहले से ये बात कह रही हूँ कि इन लोगों के, इन अरब ममालिक का भी पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है कि एक्सेप्ट किया जाए। और कौन एक्सेप्ट करेगा? उसके लिए उनके पास एक बंदा था जो उन्होंने पाकिस्तान में वापस बुलाया है जी। मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि नवाज़ शरीफ के जो आने का मकसद है वो 2 मेन मकसद तो ये है कि एक कश्मीर जो है इंडिया की गोद में दे दिया जाए और दूसरा ये कि आपने इसराइल को एक्सेप्ट करना है। और अगर आप देखें रिजीम चेंज ऑपरेशन, अगर आप पीछे जाएं तो देखें परख खुलते रहते हैं, हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक है, डॉट कनेक्टेड है। यही बात कि अरब ममालिक भी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे, या उनकी भी मंजूरी थी सिर्फ इस वजह से कि वो चाह रहे थे कि ऐसा बंदा लाएं जो इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। जबकि यहाँ पे तो इमरान खान अमेरिका को जब एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है तो इसराइल की एक्सेप्टेंस तो उसकी पेज में थी नहीं, कहीं पे थी नहीं। तो इस वजह से भी ये रिजीम चेंज हुआ था और उन्होंने एक ऐसा बंदा लाया गया। अब आप देख लें कि जब से नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए तो हर चीज़ आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ लॉ जाकर हो रही है। मतलब पर खच्चे उड़ गए कानून के, आइन के। जिस तरह एक मुजरिम को ज़मानत दी गई है और कानून में जब फैसला लिखा गया तो लिखा गया है कि जिनकी पटिशन जो है उसमें ये मिस्टेक थी, अकॉर्डिंगली नहीं थी इनकी पटिशन भी, उसके बावजूद भी उसको ज़मानत मिल जाती है, मंजूरी हो जाती है, अपीलों का हक बहाल हो जाता है। मतलब हर चीज़ आउट ऑफ द वे जाकर उसको, एक मुजरिम को जो है क्लियर किया जा रहा है। उस मुजरिम के लिए हर रास्ता क्लियर किया जा रहा है कि किस तरह उसको उस पोजीशन में बिठाया जाए और उससे वो काम लिए जाएं। अब आप देख लीजिए कि इलेक्शंस भी आ गए, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई। सॉरी, बीच में ज़रा आजकल तबीयत भी ख़राब है तो थोड़ी सी रुकावट होती है, बात करते वक्त मसला आता है। तो अब अगर आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद, जिसमें जी बड़ा स्ट्रिक्ट फ़ैसला आया और उसमें लिखा कि इलेक्शन जिस तारीख को अनाउंस हुए उसी तारीख को होंगे और उसमें शद्दो-मद की भी गुंजाइश नहीं है। जो होगा, जो तारीख दी जाएगी उसमें कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं सुने जाएंगे। ये बात चीफ जस्टिस साहब ने कही है। लेकिन इस फैसले के ऊपर या इलेक्शंस पर आने से पहले मैं ये बात करती चलूँ
कि यहाँ पे भी फ़ैसला लिखते वक्त उन्होंने इमरान खान और आरिफ अलवी को नहीं भूला है। इसका मतलब जो मैं शुरू से कह रही थी आप लोगों से बात, जब से फ़ाइज़ ईसा आने वाले थे तब भी, और जब फ़ाइज़ ईसा का पहला केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पहला केस था तो मैंने कहा था कि तासुब पसंदी और ग्रजेस नज़र आ रहे हैं। जब वो बात करें तो फील हो रहा है कि कितने ग्रजेस हैं। और अभी भी इस फैसले में जहाँ उन्होंने आरिफ अलवी और इमरान खान का जिक्र किया है तो साफ ज़ाहिर होता है उनके ग्रजेस। और मैं शुरू से ये बोलती आई थी कि ऐसा शख्स जिसके दिल में ग्रजेस हों, क्या वो मुनसिफ हो सकता है? वो इतने बड़े ओहदे में फ़ाइज़ मतलब आप उसको लेकर आ सकते हैं क्या? उसकी उस ओहदे की क्रेडिबिलिटी को, वो उसको जो ग्रेस है, उसका जो ऑनर है, उसको वो मेंटेन कर सकेगा अपने दिल में ग्रजेस रख कर? और फिर आगे भी जो बेंचेस बनेंगे, अभी इमरान खान का साइफ़र का केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो अगर उसको हेड करते हैं आपके फ़ाइज़ ईसा साहब, तो उनके दिल में तो ऑलरेडी ग्रजेस है, तो फिर फ़ैसले किस तरह होंगे? अब फैसला डिपेंड करेगा बेंच पे कि बेंच कैसा बनता है, फिर तो मेजॉरिटी पर ही फैसला होगा। तो अब तो बेंच देखकर पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या आएगा, क्योंकि हर जज की अपनी एक सोच है और एक बड़ी ओपन सोच हो गई, जबकि जजेस की सोच ओपन नहीं हुआ करती थी। वो जिसे कहते हैं ना, आपकी जो इंटेंशंस हैं या ओपन नहीं होती थी, लेकिन अब तो सब कुछ ही साफ पता चल रहा होता है। जिस तरह वो कार्रवाई चल रही होती है तो माइंड ओपन हो जाता है आपके जजेस का। अब अगर आप देखें कि इंतखाबात पर आ जाऊँ, तो जैसे ही इंतखाबात की अनाउंसमेंट हुई और स्ट्रिक्टली उस पर कहा गया है कि इंतखाबात अपनी ही तारीख को होंगे, आप देख लें पाकिस्तान में तीन जगहों पे और मेजर जगहों में धमाके हुए हैं। अब आप देखें कि गवादर में जब वो काफ़िला जा रहा था, फ़ौजी काफ़िला जा रहा था, वहाँ पे घात लगाकर उन पर अटैक हुआ है और हमारे 14 जवान शहीद हो गए हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, तशवीशनाक भी है, गमज़दा करने वाली बात भी है। मतलब अगर हम देखें तो हालात हमारे मुल्क के दिन ब दिन बुरे से बुरे तर होते जा रहे, बदतरीन होते जा रहे हैं हालात। अब आप देखें कि एक जगह गवादर में 14 शहीद हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और दहशतगर्द घात लगाकर उनको शहीद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारे मियाँ वाली में एयर बेस ट्रेनिंग पर अटैक हो जाता है सुबह के वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में इतनी कैपेसिटी है, हम उनको फ़ाइट बैक करते हैं, लेकिन अटैक तो हुआ ना, हमारे नौजवान तो शहीद हुए। हमारे दिलों में तो दुख होता है ना। माँ, जाहिर बात है शहीद का रुतबा बहुत बुलंद है, लेकिन फिर भी एक माँ को एहसास तो होता है। उसने तो खो दिया ना अपना जवान बेटा, उस दहशतगर्दी की नज़र कर दी। तो दहशतगर्दी क्यों होना शुरू हो गई? अभी फिर हमने सुना कि KPK के में भी हुए हैं हमले, धमाके या इस तरह की कार्रवाई। तो आप ये देखें ये क्यों हो रही? जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स होती नहीं है कि ये दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। तो एक तरफ इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि इलेक्शंस होने ही है, और दूसरी तरफ ये सब कुछ करके हासिल क्या किया जा रहा है? किसका मकसद है? कौन चाह रहा है कि हालात बुरे होते जाएं? कौन चाह रहा है कि इलेक्शंस वक्त में ना हो? कौन चाह रहा है कि मुल्क में यही अफरा तफरी और क्योस फैली रहे? अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं सिर्फ इस वजह से कि दहशतगर्दी है, तो फिर आगे क्या होगा मुल्क में? वो मार्शल लॉ कह लें आप, क्योंकि हुकूमतें तो गैर आइनी हो चुकी हैं। अभी 8-9 नवंबर के बाद अगर देखा जाए, अगर कानून पढ़ा जाए या हमने देखा होता है, तो वो तो गैर आइनी है। पंजाब KPK में वैसे ही गैर आइनी है, और कुछ दिनों बाद यहाँ की भी हुकूमत गैर आइनी है। बस हमने कवर एक छतरी छाया दे दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, जिसकी वजह से ये 2-3 महीने आप इसको सो कॉल्ड आइनी कह सकते हैं, पर आइनी है नहीं। बस सिर्फ जिसे कहते हैं ना, बस अपने दिल को खुश करने के लिए हम जो अब नवंबर के बाद, ये 9-10 नवंबर के बाद इस निगरान हुकूमत को हम आइनी कहेंगे, पर ये भी है नहीं आइनी। और अगर 8 फरवरी को भी जिस तरह के ये हालात बना रहे हैं और इलेक्शन से भागने की तैयारियां हैं, तो आप मुझे बताएं आगे का लाहे अमल क्या होगा? अब मैं जो बातें बहुत पहले से कर रही हूँ, शायद अब लोगों में हिम्मत हुई है वो बात करने की, या वो उनको देखें, मैं वो बात करती हूँ जो ऑप्टिक्स हैं, जो नज़र आ रहे हैं, और मैं शुरू दिन से वो बातें कर रही हूँ। और अगर आप मेरे वीलॉग्स देखें तो जो बातें मैं पहले करती थी, अब वो लोग बातें कर रहे हैं। अब वो काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे, अब उन्होंने ये भी कहना शुरू किया था कि नवाज़ शरीफ को लाने का मकसद क्या है। जबकि मैंने जब से ये प्लानिंग शुरू हुई और 2 महीने पहले से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि अगर नवाज़ शरीफ को ला रहे हैं तो उसका मकसद ये है। अब आप फ़लस्तीन के भी हालात देख लें, मैंने पहले ही कह दिया था कि अरब ममालिक इसराइल के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली तौर पर इसराइल के साथ हैं। और आज का जो
अटैक हुआ, आज का जो यमन से रॉकेट फायर हुआ उन्होंने रोक दिया, तो पिक्चर्स बड़ी क्लियर होती जा रही है और आने वाले दिनों तक पिक्चर और भी क्लियर होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। और आपको मैं बता दूं कि अदलिया का किरदार सबसे अहम रहेगा। फ़ाइज़ ईसा साहब सब आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा से इस मुल्क में अगर कोई भी गैर आइनी चीज़ को कवर मिला है ना, तो वो अदलिया ने दिया है। ये मैं शुरू दिन से और बिना डरे और खौफ के बोल रही थी। मैंने यही कहा था, ज़ियाउल हक को भी आइनी कवर अदलिया ने दिया था, मुशर्रफ को भी आइनी कवर अदलिया ने दिया था। अब आपकी बारी है फ़ाइज़ ईसा साहब। अता बंदियाल साहब तो डट के खड़े रहे, तो अपनी जगह से इंच ना हिले, लेकिन अब आपके सर पे जिम्मेदारी है।